नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोगों ने अपनी यूपी पीजीटी एजुकेशन की क्लास स्टार्ट कल से की है, तो वो क्लास 1 या 2 दिन छोड़ के कंटिन्यू रहेगी आपकी। उसी के साथ एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं प्रीवियस ईयर या फिर जो भी एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे है पीजीटी से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, या फिर जैसे जीडीसी में भी एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, जीआईसी हो गया, डाइट हो गया, बीआई हो गया। इसके अलावा भी जो यूजीसी नेट है हमारा, जिसका अभी एजुकेशन का 19 को एग्ज़ाम भी है। कब है? मंडे को। तो आज 18 है, कल ही एग्ज़ाम है इसका। तो वो बच्चे भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये क्लास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवाए जाएंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट जहाँ भी जैसे भी आता है, आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया, सारी चीज़ें, तो हर चीज़ से रिलेटेड करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी सारे स्टेट में जो एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर एजुकेशन जो सिलेबस है, उनको ध्यान में रख के ये क्लास कंटिन्यू की जाएगी। ये भी आपकी अल्टरनेट डे में होगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़ना ना भूलें लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, तो जो बच्चे हैं एजुकेशन से उन तक ये सब चीज़ें पहुंच पाएँ। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप 25 क्वेश्चन, एक क्लास में 25 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हमारी सीरीज एक चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कहा कि भगवान कानून और कानून दोनों हैं। मतलब हु सेड दैट गॉड इज बोथ द लॉ एंड लॉ गिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो ये बात किसने कही थी? जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने ये बात कही गई थी। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी काफ़ी पढ़ी जाती है, और जैसे बेसिक शिक्षा है, अपने बुनियादी शिक्षा, ये सब गांधी जी की फिलॉसफी पे ही डिपेंड है। ठीक है, इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आदर्शवाद किस पर सर्वाधिक बल देता है। मतलब जो आइडियलिज्म है हमारा, वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो शिक्षा के उद्देश्य पे ज़्यादा फोकस करता है, या शिक्षण के तरीकों पे ज़्यादा फोकस करता है, जो हमारे मेथड ऑफ टीचिंग हैं, या फिर स्कूल मतलब विद्यालय पे फोकस करता है, या अनुशासन डिसिप्लिन। तो इन चारों में से किस पे ज़्यादा फोकस करता है? तो आपको पता होगा कि जो आइडियलिज्म है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करता है? जो एम ऑफ एजुकेशन है, मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उस पर उसने ज़्यादा फोकस किया है। और मेथड उसने बहुत कम बताए हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य हम लोगों को पाने हैं, उनको किस किन मेथड से हम लोग पा सकते हैं, तो ये उन्होंने कम बताया है। लेकिन जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी उन्होंने बात की है कि हम लोग अपने आप को कैसे जान सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो हमारा माइंड है वो ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइडियलिज्म से क्वेश्चन रिलेट करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध के गुणांक की गुणनफल आगूढ़ विधि का प्रस्ताव किसने दिया था। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो किसने दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिशर, पियर्सन या स्पीयरमैन या फिर फर्ग्यूसन। तो इन चारों में से किसने ये दिया था? तो आप लोगों को पता है, जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है वो पियर्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने दिया है? पियर्सन के द्वारा दिया गया है, जिसको गुणन आगूढ़ सह संबंध विधि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि। हम लोग महात्मा गांधी को आइडियलिज्म क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, क्योंकि उनके लिए शिक्षा का मतलब सबसे अच्छा गाना है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, एजुकेशन मीन्स रिंगिंग और
यहाँ रिंगिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रिंगिंग है, ये गलत हो गया है, ठीक है, ब्रिंगिंग, इसको सही कर दिया जाएगा पीडीएफ में। तो एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे के अंदर उसका वेस्ट है उसको निकालना। या फिर सेकेंड ऑप्शन है हमारा, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक क्रांति के एक उपकरण के रूप में देखा। एजुकेशन, उन्होंने बताया कि जो हमारे समाज में जो भी रेवोल्यूशन होता है, जो भी चेंजेज होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, शिक्षा है। इसके अलावा तीसरा हमारा ऑप्शन है, ही बिलीव दैट ट्रूथ इज द अल्टीमेट वैल्यू। उन्होंने माना है कि सत्य ही परम मूल्य है। इसका चौथा है, ही एम्फेसाइज्ड कैरेक्टर बिल्डिंग। उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया है। तो यहाँ पे कौन सा है, उन्होंने बोला है कि जो सत्य है वही जो परम मूल्य है, मतलब जो हमारा अल्टीमेट वैल्यू है वो क्या है, ट्रूथ। उन्होंने शायद अहिंसा की भी बात की है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइडियलिज्म उनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो अल्टीमेट वैल्यू, मतलब जो हमारा परम मूल्य है वो क्या है, सत्य, सच्चाई ही हमारी परम मूल्य है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नताओं के निर्धारक संबंधित हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो किस पे ज़्यादा संबंधित होते हैं। अंतर केवल उनकी आनुवंशिकता में है, मतलब केवल वो हेरिडिटी पे डिपेंड होते हैं, केवल उनके वातावरण में अंतर है, मतलब केवल वो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, या उनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण में अंतर, मतलब उनकी जो हेरिडिटी है, उनका इन्वायरमेंट है, उसमें अंतर। या फिर चौथा हमारा ऑप्शन है, आनुवंशिकता और कारकों के बीच एक बातचीत, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, फैक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको सही से आंसर कौन सा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो मेन किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, जो हमारी आनुवंशिकता, मतलब हम जो जन्मजात चीज़ें लेके आए हैं वो, प्लस जो हमारे एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास में जो भी घटित होता है उसका इंटरेक्शन ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कोहलर ने विकसित किया। अब कोहलर ने यहाँ पे कौन सी थ्योरी दी है, तो आप लोग बता सकते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी, एसआर बॉन्ड, इनसाइट थ्योरी, फील्ड थ्योरी। तो यहाँ भी हिंदी में भी देख लेते हैं, कंडीशनिंग सिद्धांत, इसके बाद एसआर बंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत। तो कोहलर ने किस पे बात की है, कोहलर ने बात की है, कोफ्का ने बात की है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, जो इनसाइट थ्योरी हमारी होती है, जिसमें उन्होंने बात की है कि जो, मतलब कि टुकड़ों में हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, पूरे होल में देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है जब उसको पूरे होल में देखते हैं तब चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी भी होगी। यहाँ पे कोहलर, कोफ्का और वर्दीमियर 3 लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी पे मिलके काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, कि जो फ्लैश बल्ब होता है वो किससे रिलेट करता है। जो हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है, तो व्हेन वन कैन रिमेम्बर विविडली, मतलब कोई विशद रूप से याद कर सकता है, जब आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, ठीक है। प्रथम हाथ के साक्ष्य की स्मृति, मतलब फर्स्ट हैंड जो मेमोरी होती है वो, और इसके अलावा या फिर ये चारों ही होते हैं। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी जो आयोग की तरफ से आंसर दिया गया था उसमें बताया गया कि ये चारों ही फ्लैश बल्ब मेमोरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत के मापन के लिए कैटल ने कितने कारकों का प्रयोग किया है। अब ये जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन रिलेट होता है, अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम कुछ दिए होंगे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आसानी से ये पता होगा। 10 है, 12 है, 16 या 18 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाए, कैटल ने जो फैक्टर दिए हैं वो कितने दिए हैं, 16। नेक्स्ट है हमारा, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। अब ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पे ऑप्शन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अरविंदो। तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय उसके संस्थापक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक
है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो टीएलसी होती है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो टाइम बाउंडिंग लर्निंग कोर्स होता है, या फिर टाइम लर्निंग टोटल लर्निंग करिकुलम, या फिर टोटल लिटरेसी कैंपियन, या फिर ट्रेनिंग लर्निंग कैंपियन। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है, आंसर नंबर हमारा 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, 3। टोटल लिटरेसी कैंपियन, जो हमारी टीएलसी होती है वो क्या होती है, टोटल लिटरेसी और कैंपियन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप लोग देख सकते हैं तो अरिस्तु हैं, रूसो हैं, तो फिर जॉन डुई, यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है, जॉन डुई, या फिर किल पैट्रिक। तो इसमें से कौन इसके लेखक हैं, जो रूसो हैं वो इमाइल जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रूसो कौन से स्कूल से संबंधित हैं। तो रूसो जो नेचुरलिज्म है, मतलब प्रकृतिवाद, उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, किससे संबंध रखते हैं, प्रकृतिवाद से रूसो संबंध रखते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, प्रकृति से ही बच्चा ज़्यादा सीखता है। बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ना उसको कोई स्कूल में बिठाना चाहिए, उसको खुद से ही चीज़ें करनी देनी चाहिए, खुद से ही सीखेगा। प्रकृति ही उसे दंड देगी या सिखाएगी जो भी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है कि बच्चे को एकदम खुला छोड़ दो। ठीक है, बच्चे की जो इंद्रियां हैं वो उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो इन्होंने ये सब बात की है। इन्होंने बोला है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं वो गेटवे होते हैं नॉलेज, मतलब हमारी इंद्रियां ही कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यवहारवाद का जनक कौन है। अब व्यवहारवाद का जनक कौन है, जॉन डुई, ई.एल. थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर, या फिर जे.बी. वॉटसन। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, व्यवहारवाद के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन। इन्होंने एक छोटे से बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेते हैं कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसको ये काफ़ी डराते थे, मतलब कोई साउंड निकालते थे तो बच्चा डरता था। खैर अब तो बहुत सारे रिसर्च एथिक्स भी आ गए हैं, तो अब ऐसे हम लोग कोई भी कह सकते हैं सैंपल पे ऐसे रिसर्च या ऐसी कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है, जे.बी. वॉटसन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, अहमदाबाद, बंगाल, महाराष्ट्र, या फिर चंपारण, बिहार। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो ये तो सबको ही पता है, जो चंपारण बिहार है वहाँ पे ये आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे की, उसकी आयु पूछी है। तो ये आयु भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप लोग बताइए, इसमें से देखो ऑप्शन है 2 से 7 साल, 3 से 8 साल, या फिर 4 से 7 साल, या फिर 7 से 11 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो 2 से 7 साल है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें आती है 2 से 7 साल में प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी आती है। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, पियाजे की कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मानसिक ऊर्जा का भंडार कहा जाता है, जो हमारी स्टोर ऑफ साइकिक एनर्जी है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले साइकिक एनर्जी की बात किसने की थी, जब फ्रॉयड हुए थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी बात कही थी। ठीक है, उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की भी बात कही थी। तो जो साइकिक एनर्जी का स्टोर माना जाता है वो क्या है, इड है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखो 3 प्रकार के इन्होंने बताए थे। एक बताया था इड, ठीक है, एक बताया था ईगो, और तीसरा था हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो। तो इड क्या होता है, जैसे क्या होता है आप लोग देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं कोई चीज़ पे जिद कर जाते हैं, उनको पता नहीं कि उनके लिए अच्छा है या बुरा है, मतलब
उनको जैसे अब सर्दी में कभी आइसक्रीम वाला आया मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनको तो उनको आइसक्रीम चाहिए। अब उससे उनको जुकाम हो या कुछ भी हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब ईड किस चीज़ पे वर्क करता है? ईड एक तरीके से कह सकते हैं कि मनमौजी टाइप का होता है, ये इसी प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो में होता है कि ये काफ़ी मोरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम ऐसी चीज़ गलत करेंगे तो समाज में हमारी कैसी पहचान बनेगी। एक मतलब कह दिए आइडियल चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करता है। अब ईगो का क्या काम होता है? ईगो इन दोनों के बीच में क्या करता है कि समायोजन या फिर सामंजस्य की स्थिति बनाता है। मतलब कहता है कि जैसे कि ये चीज़ें इस तरीके से कर लो जिससे आपकी वो इमेज भी बनी रहे और आपकी जो कुछ मन की चीज़ें हैं या फिर जो भी कह सकते हैं वो भी फुलफिल हो जाएं। तो ये बीच का होता है, ये दोनों में बैलेंस बना के रखता है। तो समझ में आ गया, ईड हो गया, ईगो हो गया। तो साइकिक एनर्जी कह सकते हैं जो मानसिक ऊर्जा का भंडार होता है, क्योंकि वो उसमें वो सोचता नहीं है, कोई जजमेंट नहीं होता है, तो वो किस में होता है? ईड में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ईड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत में कौन सा विश्वास करता है? मतलब जो थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म है, उस पे कौन ज़्यादा फोकस करता है? यहाँ पे देखो दिए गए हैं, पैवलोव दिए गए, फ्रॉइड दिए गए, लेस्ली दिए गए, एडलर दिए गए। तो ये किससे ज़्यादा रिलेटेड है? थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म किससे रिलेट करता है? पैवलोव थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म से रिलेट करते हैं, जिन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि ये कुत्ते को भूखा रखते थे, फिर जैसे जो चर्च की घंटी बजती थी उसी टाइम पे उसको खाना दिया जाता था। इससे क्या होता था, कुत्ते की एक कंडीशनिंग बन गई थी कि जब घंटी बजेगी तो हमको खाना मिलेगा। तो उसके जो सलाइवा मतलब लार होती है वो अपने आप से ही उस टाइम पे जैसी घंटी बजती थी वैसे ही आ जाता था, खाना दे दिया जाता था। फिर उन्होंने क्या किया कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं दिया, तब इन्होंने देखा कि सलाइवा कुत्ते का फिर भी आ रहा है। तो इन्होंने पाया कि जिस इस तरीके से हम लोगों की कंडीशनिंग बन जाती है कोई भी चीज़ को लेके। जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे ही हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, अब मान लो वहाँ टिफ़िन लंच का टाइम है 12 बजे, ठीक है। अब जैसे ही 12 बजा मतलब उनका है कि इंग्लिश की क्लास जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही लंच होगा, तो उनकी कंडीशनिंग बन चुकी है कि इंग्लिश की पीरियड के बाद हमारा लंच होगा। तो उन्हें खाना खाने की एकदम वो एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब तो खाना खाने को, अगर उनको उस समय बैठा के रख लिया जाए तो बच्चे अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे। आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें अपने साथ भी देखी, हम लोग भी मतलब होता है कि कोई कोई चीज़ों को कोई कोई चीज़ों के ऊपर कंडीशन बना के रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ नहीं तो हमारा थोड़ा डिस्टर्बेंस चीज़ें हो जाती हैं। तो पैवलोव ने किस चीज़ की बात की थी? कंडीशनिंग थ्योरी, जो किस में आती है? व्यवहारवाद में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे एक पद पूछा गया जो विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। विश्वसनीयता गुणांक, पद कठिनाई सूचकांक, पद भेदभाव सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, ये दोनों विश्लेषण से संबंधित हैं। ठीक है, और ये जो हमारे रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट है मतलब विश्वसनीयता गुणांक, ये विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीखने के हस्तांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट है वे किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी नॉलेज को एक दूसरे को बताते हैं, उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो पैवलोव, फ्रॉइड, कॉलर या फिर थॉर्नडाइक, तो ये काफ़ी फेमस है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा की माध्यिका क्या होगी? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले है कि इनको ये तो अरेंज ही है यहाँ पे, जैसे 3 4 5 5 6 6 ये सब है। देखते हैं सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम है तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है, अगर विषम है तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे सम है। तो माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हमारा माध्यिका का सूत्र लगेगा यहाँ पे n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, अगर जब सम होते हैं तब ये सूत्र होता है, और बटे में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n मतलब 10, टोटल हमारे पद कितने हैं? 10। 2/5वां 10/2वां पद और प्लस करेंगे तो यहाँ भी 10/2 प्लस 1वां पद ऐसे करके हो जाएगा, और बटे में 2 तो है ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5वां पद, और यहाँ पे भी 5वां बचेगा। 5 में 1 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 6वां पद और बटे में 2। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कौन सा है? 6 है। हमारा 6वां पद भी 6 है और बटे में 2 है, तो 6 6 कितने हो गए? 12/2। तो आंसर कितना आ गया? 6। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो माध्यिका समझ में आ गई। अब कोई क्वेश्चन आएगा विषम वाला तो उसमें विषम का सूत्र बता दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे कितने थे? सम थे। तो आप लोग इसके याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोसार का प्रक्षेपी परीक्षण क्या मापने के लिए बनाया गया है? कॉन्शियस या फिर ड्रीम्स या फिर अनकॉन्शियस इंटेंशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। मतलब जो हमारे सचेत, मतलब जो हम पूरे अपने कह सकते हैं होशो-हवास में रह के चीज़ें करते हैं वो, या हमारे सपने जो हम लोग सपने देखते हैं, या फिर अनकॉन्शियस मतलब कि हम जाने अनजाने जो चीज़ें कर जाते हैं, या फिर सारे। तो ये किस पे, जो रोसार का प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो किस पे बनाया गया है? तो अनकॉन्शियस इंटेंशंस होती हैं उनके ऊपर ये टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक सामान्य प्रायिकता बंटन वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक निश्चित बिंदु पर होते हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो मीन, मीडियम एंड मोड में कहाँ पे एग्जैक्ट एक ही जगह पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया, अलग अलग बिंदु, पार्श्व वितरण। तो इसमें से क्या हो गया? जो हमारा मिड पॉइंट है, ये तीनों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एक ही जगह पे। तो ये कहाँ पे है? मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु पे ये तीनों एक ही जगह पे फॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्पीयरमैन सिद्धांत का मानना है कि बुद्धि में शामिल है। अब जो स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या है? इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक तो जनरल, इन्होंने बोला है कि जनरल बुद्धि होती है सबके पास, एक होती है स्पेसिफिक जो सबकी अलग अलग होती है। जनरल मतलब, ठीक है, तो इन्होंने 2 एलिमेंट ये बताए हैं बुद्धि के। अब इस हिसाब से हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक, एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक, समान महत्व के कई कारक, केवल एक समान मानसिक कारक। तो इन्होंने बताया था जो ये जनरल होता है ये तो कई होते हैं, लेकिन मतलब एक कोई होता है चीज़ें जो सब में अलग अलग होती हैं। तो उसके हिसाब से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? एक समान और कई विशिष्ट मानसिक कारक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रास तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है, रहीमदास, श्रीलाल शुक्ल या फिर गोपाल दास जी नीरज। तो कल्हड़ जो रास तरंगिणी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुकुल प्रणाली में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का सबसे कम अभ्यास किया गया था? तो हमारा गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पे गुरुजी बैठते थे और नीचे सारे छात्र बैठते थे। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सबसे कम कौन सी प्रणाली यूज की गई थी? लेक्चर मेथड, तो गुरुकुल में लेक्चर मेथड तो बहुत ज़्यादा दिया जाता था। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन,
रिसाइटेशन, मतलब जो हम लोग जैसे टीचर ने बोला बच्चे भी वही बोलेंगे ये। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, जो हमारा प्रयोग है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी जो मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो ये 3 तो वहाँ पे किए जाते थे, भाषण हो गया, बहस, और जो गुरुजी बोल रहे हैं वही टीचर को करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन थी या थे। ठीक है, तो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती कुमारी चौहान या दुर्गा बाई देशमुख। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष थी वो दुर्गा भाई देशमुख थी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, दुर्गा भाई देशमुख। दुर्गा भाई देशमुख 1998 में जो राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद बना था, उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी ये ईयर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, कंटिन्यू साथ में करके सीखते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर कहीं पे लगता है कुछ सही नहीं बताया गया या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग आराम से कमेंट कर में बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और बच्चों तक भी ये क्लासेस पहुंच पाएँ। और हमारे चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको शेयर भी करिए, आपके जो दोस्त हैं या फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं आपके स्टेट में, अदर स्टेट में, हर जगह पे आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार की क्लासेस और अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।